हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आज का मैराथन क्लास एकदम सुपर फास्ट रिवीजन क्लास है बच्चों। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व वाले चैप्टर का, यानी चैप्टर नंबर जो 4 है बच्चों, इसमें हम लगभग 20 प्रश्न आज करने वाले हैं। जो चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 20 प्रश्न में से पक्का बोर्ड एग्जाम में फंसेगा, इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो एक एक प्रश्न बढ़िया बारीक से देखेंगे और आप लोगों को बारीक से समझना है। और जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं लिया है शिव कोचिंग क्लासेस का, तो मात्र 100 रुपए लगते हैं। बढ़िया, आपको ऑल चैप्टर के नोट्स, ऑल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए शुरू करें। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है आज का पहला, लेंथेनेट संकुचन की तुलना में तत्वों से एक्टिनेट संकुचन अधिक होता है, क्यों? मतलब लेंथेनेट समूह है और एक्टिनेट समूह है। लेंथेनेट समूह का मतलब बच्चों 4f समूह और एक्टिनेट समूह का मतलब है 5f समूह। यानी 5f समूह है बच्चों, तो इसका मतलब आप सबको पता है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f में जाएगा और 4f मतलब लेंथेनाइड यानी अंतिम जो तत्व है बच्चों 4f में प्रवेश करता है। अब देखो इसमें होता क्या बच्चों, 4f में जैसे पहला कोष हो गया, फिर दूसरा कोष हो गया, फिर बच्चों तीसरा कोष होगा, फिर आपका चौथा कोष भी होगा, फिर पांचवा कोष भी होगा, फिर छठा कोष भी होगा। टोटल 6 कोष होंगे, इसलिए 4f में मतलब n-2 में प्रवेश करता है इलेक्ट्रॉन। यानी यहां पे n-2f में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। और जब हम बात करते हैं बच्चों 5f में, तो 5f में क्या होगा, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष, पांचवा कोष, छठा कोष और ये 7वां कोष। अब होता क्या है बच्चों कि जो आपका परिरक्षण प्रभाव, ये जो आपके एक्टिनाइड हैं इसमें कम होता है और जो आपका लेंथेनाइड है इसका परिरक्षण प्रभाव अधिक होता है। परिरक्षण प्रभाव का मतलब बाहर से जो अंदर वाले कक्षा है इनके बीच ये इलेक्ट्रॉन का आकर्षण ज्यादा हो जाना। तो परिरक्षण प्रभाव एक प्रकार से रक्षा का काम करने लग जाता है, जिससे बाहर का प्रभाव कम हो जाता है बच्चों, ये चीज है। लेकिन यदि जिसका परिरक्षण प्रभाव कम होगा तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींचेगा, जिससे आकार में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। फिर से समझना, इसका परिरक्षण प्रभाव कम है। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन, पहले थोड़ा समझो। लेंथेनेट संकुचन की तुलना में है ना एक्टिनेट संकुचन अधिक होता है। अच्छा, मतलब आपका बच्चों जो एक्टिनाइड का जो परिरक्षण प्रभाव होगा ये अंदर वाले कोष में बच्चों, इसका परिरक्षण प्रभाव कम होगा और इसका परिरक्षण प्रभाव अधिक है। इसका कम परिरक्षण प्रभाव होने के कारण इसका संबंध बाहर के इलेक्ट्रॉन से हो जाता है, इसलिए बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाता है बच्चों, जिस कारण इसका संकुचन थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। अब इसको थोड़ा समझाना इसलिए जरूरी था क्योंकि भाई यदि दीप की बात आप नहीं समझ पाओगे तो फिर वो आपको हमेशा डाउट में रहेगा कि क्यों अधिक संकुचन होगा। तो एक्टिनाइड में बच्चों मेन कारण क्या है कि इसका जो परिरक्षण प्रभाव है थोड़ा सा दुर्बल है, जिसके कारण नाभिक का आकर्षण बाहर के इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा होता है, जिसके कारण बच्चों इसके आकार में कमी आ जाती है। क्योंकि जब नाभिक का आकर्षण बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के साथ ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, आकार में क्या होगा, संकुचन होगा। तो लेंथेनाइड 4f इलेक्ट्रॉनों की तुलना में एक्टिनाइड 5f इलेक्ट्रॉनों का कमजोर परिरक्षण प्रभाव है ना कारण होता है। इसी कारण से बच्चों जो आपका एक्टिनाइड है उसका संकुचन ज्यादा होता है और एक्टिनाइड जो लेंथेनाइड है उसका संकुचन एक्टिनाइड की तुलना में कम होता है। चीजें क्लियर, भले 3 मिनट लगा लेकिन चीजें हमेशा के लिए क्लियर हो गई होगी बच्चों कि परिरक्षण प्रभाव किस तरीके से कार्य करता है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, Cu1 पॉजिटिव रंगहीन मतलब कोई रंग नहीं, किंतु Cu2 पॉजिटिव रंगीन होता है, क्यों? बढ़िया, आपको बारीकी समझना है। देखो बच्चों, यदि हम कापर की बात करते हैं, कापर का होता है 3D9, ठीक है, और 4s2। लेकिन जब ये बच्चों अपवाहु के नियम का पालन नहीं करता तो s का इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है तो 4s1 हो जाता है। ठीक है, ये आपका शुद्ध है, अपवाहु नियम का अपवाद है। अब देखो बच्चों, जब Cu1 पॉजिटिव होगा तो जो आपका 3D बच्चों 3D में 10 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे और 4s में 0। लेकिन जैसे ही Cu2 पॉजिटिव होता है बच्चों तो यहां पे 3D9 हो जाएगा और 4s में 0। अब देखो बच्चों, कभी यदि रंगीन आयन बनाने की बात आ जाए तो वो होता है dd संक्रमण। dd संक्रमण का मतलब जैसे इसमें आपके पास 5 कक्षक हैं, 1 2 3 4 और 5। अब बच्चों 1 2 मतलब इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और इसमें एक अयुग्मित है। अयुग्मित होने के कारण यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जा सकते हैं,
है ना, मतलब एक कक्षक से दूसरे कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। जैसे भाई उच्च ऊर्जा स्तर पर जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, फिर ऊर्जा निकालता है, उसी से रंगीन आयन का निर्माण होता है। हम डीप में चर्चा नहीं करेंगे, अभी सिर्फ ये समझा रहे हैं कि डी डी संक्रमण है क्या। डी डी संक्रमण का मतलब होता है डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन दूसरे डी कक्षक में प्रवेश करे, जिससे ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, ऊर्जा का विनिमय होता है, जिसके कारण रंगीन आयन दिखता है। तो जब हम Cu1 पॉजिटिव की बात करते हैं तो इसमें डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, लेकिन Cu2 पॉजिटिव में बच्चों डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इस कारण से आपके डी संक्रमण संभव हो पाता है और वो रंगीन आयन बनाता है। देखो बच्चों Cu1 पॉजिटिव उपकोष पूर्ण भरा होता है। देखो बच्चों Cu1 पॉजिटिव में पूरा भरा हुआ है, इस प्रकार इसका डी संक्रमण नहीं होगा, वह सफेद अथवा रंगहीन रहेगा। जबकि Cu2 पॉजिटिव में अयुग्मित 3D इलेक्ट्रॉन, देखो इसमें बच्चों एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो अयुग्मित है, ठीक है, जिसके कारण डी संक्रमण संभव होता है और यह रंगीन दिखाई देता है। बातें भैया मैं इतना लंबा चौड़ा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग यदि फैक्ट की चीज एग्जाम में नहीं लिखोगे तो नंबर कटना फिक्स है, नंबर आपके कट ही जाएंगे। ये केमिस्ट्री है, आप सोचोगे कि हम अपनी भाषा में लिख देंगे, तुक्का मार देंगे, तो बिल्कुल नंबर आपका कटना ही कटना है, ध्यान रखना बच्चों। अगला है +3 अवस्था में Mn2 पॉजिटिव यौगिक Fe2 पॉजिटिव यौगिक के ऑक्सीकरण में अधिक स्थायी होता है। मतलब Mn2 पॉजिटिव क्यों अधिक स्थायी होता है, इसके पीछे रीजन बताओ। सबसे पहले बात करते हैं Mn, है ना बच्चों, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, मतलब ये 25 है। और 25 का मतलब ये हुआ बच्चों कि जैसे हम 18 के बाद देखेंगे तो ये आपका 3D में इलेक्ट्रॉन जाएगा और 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो 4s में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और 3D में 5 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे ही Mn2 पॉजिटिव हो जाता है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बचता है 23, और 23 इस स्थिति में बच्चों 3D का इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता लेकिन 4s का इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। अब ये बताओ डी कक्षक में या तो अर्धपूर्ण स्थित हो या तो अर्धपूर्ण स्थित हो, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन भरे हों या दो दो इलेक्ट्रॉन भरे हो, तो अधिक स्थायी होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, स्थायी होते हैं। अब आप सिंपल तरीके से Mn2 पॉजिटिव का आपने नेचर देख लिए कि ये स्थायी अवस्था में है। वहीं पे जब हम Fe2 पॉजिटिव, ठीक है बच्चों, आयरन की बात करते हैं तो Fe2 पॉजिटिव आयरन का क्या होता है, आयरन का होता है 26, और जब 2 पॉजिटिव की बात करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 24, तो ये 2 पॉजिटिव। इस स्थिति में यहां पे 2 पॉजिटिव है, ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां का निकलेगा, देखो यहां पे आप समझो, एक इलेक्ट्रॉन बच्चों आपका s का निकलेगा। यहां पर देखो यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले इसका निकाल लो तो थोड़ा ज्यादा मजा आ जाएगा। देखना बच्चों, यदि हम बात करें इसमें तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना, और आपका जैसे यहां पे यदि बात करते तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3D में 6 हो जाते बच्चों। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 4s में 0 और 3D में 6 इलेक्ट्रॉन। अब D में बच्चों आप देख लो थोड़ा सा, इसमें क्या पूर्णता अयुग्मित है, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें बच्चों या तो अर्धपूर्ण या पूर्ण भरा हो तो अधिक स्थायी होता है, लेकिन इसके अपेक्षा ये उतना स्थायी नहीं है। इसी कारण कहा जाता है कि Mn2 पॉजिटिव जो है अधिक स्थायी यौगिक बनाएगा ऑक्सीकरण अवस्था में, और बच्चों Fe3 पॉजिटिव थोड़ा सा कम बनाएगा। ठीक है, यहां पर आप देख लो, यहां सिस्टमेटिक बताया गया है कि Fe2 पॉजिटिव में बच्चों s में 0 और 3D में 6। वही चीज तो मैं भी यहां पे बता रहा हूं भाई, मैं पूरा इसीलिए डीप में समझाते चल रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना होगा ना यार, यदि आप लोग थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे। क्योंकि Fe का 26 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, 24 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 24 इलेक्ट्रॉन मतलब s का 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, 3D में है। 3D में बच्चों या तो 5 इलेक्ट्रॉन हो या 10, अधिक स्थायी होता है। जब अर्धपूर्ण हो मतलब 5 कक्षा के तो एक एक इलेक्ट्रॉन हो, या तो दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो अधिक स्थायी होता है। लेकिन बच्चों यहां पर है ना, यहां पे अर्धपूर्ण है तो स्थायी है, लेकिन ये कम स्थायी होगा। तो यही कारण यहां पर भी है बच्चों, Mn2 पॉजिटिव स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, s का 0 3D 5 होगा। यह सरलता से Mn3 पॉजिटिव परिवर्तित नहीं होगा, मतलब ये स्थायी है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागेगा नहीं।
ठीक है। लेकिन Fe2 पॉजिटिव में बच्चों 3d6 है, 4s0 3d6, ये आसानी से बच्चों Fe3 पॉजिटिव में बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि यहाँ पे अर्धपूर्ण नहीं था, इस कारण से ये बदल जाता है। इसलिए बच्चों हम जानते हैं कि भाई साहब अधिक स्थायी कौन होगा? अधिक स्थायी आपका Mn2 पॉजिटिव अधिक स्थायी है, यानी +3 आंशिक अवस्था बदलने के लिए Mn2 पॉजिटिव अधिक स्थायी है। इसके पीछे रीजन ये है कि अर्धपूर्ण इलेक्ट्रॉन थे उसमें। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला जो प्रश्न है, अंतराकाशी यौगिक क्या है? संक्रमण धातुओं के ऐसे यौगिक क्यों ज्ञात है बच्चों? देखो बच्चों, होता क्या है कि जैसे कुछ जो आपके धातु तत्व हैं आकार छोटे होते हैं, तो क्रिस्टल जालक में जाकर के बीच में बढ़िया अपने जगह को बना लेते हैं और बढ़िया स्थायी रूप से विद्यमान हो जाते हैं। तो जिसके कारण बच्चों एक नया यौगिक बन जाता है जिसे अंतराकाशी यौगिक है। जैसे बोला यह गया कि एक मान लीजिए धातु परमाणु का क्रिस्टल है बच्चों, ऐसे ऐसे, ठीक है, और ऐसे भैया। अब इसके बीच में रिक्त स्थान है, बीच में आकर के एक छोटा सा दूसरा परमाणु आकर के घुस गया, तो ये आपका अंतराकाशी यौगिक बना लेता है। ठीक है बच्चों, देखो अधिकांश संक्रमण तत्व उच्च ताप पर अधात्मिक तत्वों के परमाणु जैसे हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, निकेल, सिलिकॉन आदि के साथ अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। संक्रमण धातु के क्रिस्टल जालक के अंतराकाशी रिक्तियों में ये अधात्मिक तत्वों के छोटे परमाणु ठीक से फिट हो जाते हैं, जिससे अंतराकाशी यौगिक बन जाता है। ठीक बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मिश्र धातु क्या है बच्चों? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है, जैसे चाहे धातु को धातु से मिला दो, चाहे धातु में अधातु मिला दो बच्चों, उनका समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाएगा। दो अथवा अधिक धातुओं अथवा धातु और अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। प्रमुख मिश्र धातु जिसमें लेंथेनाइड होता है मिश्र धातु है, जिसमें 95% लेंथेनाइड धातु, 5% आयरन की थोड़ी सी मात्रा, साथ में बच्चों सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि होते हैं। इसका उपयोग मैग्नीज आधारित, ठीक है, मिश्र धातु में करते हैं, जो कि गोली के आवरण में लाइटर में उपयोग होता है। इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रमुख मिश्र धातु के नाम लिखते हुए उनके उपयोग लिखिए जिसमें कुछ लेंथेनाइड धातु उपस्थित होते हैं। मतलब इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ऐसा आप लोग मिश्र धातु बनाओ जिसमें लेंथेनाइड भी उपस्थित हो। ठीक है बच्चों, तो लेंथेनाइड की 95% मात्रा, 5% आयरन और कुछ मात्रा में सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि होता है। इसका एक मिश्र धातु बनता है बच्चों, जिसका उपयोग गोली, आवरण एवं लाइटर के उपयोग में करते हैं। ठीक है, ये तैयार कर लेना। बाकी मिश्र धातु आप सबसे याद हो गया होगा कि भाई दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को या तो धातु या अधातु के समांगी मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, रिपीट कराते चल रहे हैं। देखो बच्चों, जिंक Zn केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, क्यों? वही बात आ गई। देखो बच्चों, जिंक का परमाणु क्रमांक होता है 30। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे बच्चों तो 3D में पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन है पहले आप ये दिमाग लगाओ। डी में पूरे 5 कक्षक होते हैं पहले बच्चों। कितने कक्षक? 5 कक्षक। तो पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान रखना, जब पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब ये स्थायी कक्षक है। ठीक है बच्चों, ये स्थायी है, अधिक स्थायी है। मैंने कहा या तो अर्धपूर्ण हो या तो अर्धपूर्ण हो, इसका मतलब 3d5 हो, या तो पूर्ण पूरित कक्षक हो। ठीक है बच्चों, पूर्ण का मतलब 3d10 है। ये दोनों स्थिति में बच्चों अधिक स्थायी होते हैं अन्य की अपेक्षा, अधिक स्थायी होते हैं अन्य की अपेक्षा। ठीक है, ध्यान रखना। इस कारण से डी का इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाता, केवल और केवल एस का इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, इसलिए +2 ये दर्शा सकता है, बस बच्चों +3 नहीं दर्शाएगा। ठीक है, इसलिए केवल +2 दर्शाता है, यानी एस का एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 3d10 और 4s में बच्चों 0 इलेक्ट्रॉन बचेगा। बात को यदि समझ गए तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी रटनी नहीं पड़ेगी बच्चों, 1 मिनट में याद हो जाएगा। देखो, जिंक का समान अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये आप बाहु के सिद्धांत से सबको पता है 3d10 4s2 होता है। +2 ऑक्सीकरण अवस्था में s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, s का 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है। 3d कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। पूर्ण पूरित कक्षक होने के कारण अधिक स्थायी होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अत्यधिक आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः केवल यह +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। चीजें क्लियर हुई बच्चों? मैंने आपको क्या समझाया? यही कहानी तो समझाया कि 3d में 10 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन, s के आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, लेकिन d का इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाता क्योंकि ये स्थायी कक्षक है, पूर्ण पूरित कक्षक है। पूर्ण पूरित मतलब पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने भी 5 कक्षक है उसमें पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हैं, जिस कारण से बच्चों यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा कठिन हो जाता है। मतलब 3d से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन हो जाता है,
है ना बच्चों। यही कारण है आपका कि केवल और केवल s का इलेक्ट्रॉन निकलता है और +2 आक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। देखो बच्चों, हम आज मैराथन क्लास लेकर आए हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, भले ही आधे घंटे लग जाए, लेकिन इसके बाद आपको दूसरा वीडियो झांकना नहीं पड़ेगा, ये मेरा आपसे वादा है। अगले नंबर पे चलते हैं बच्चों। संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। क्यों परिवर्ती संयोजकता का मतलब क्या है बच्चों कि भाई साहब अभी आपने देखा कि Zn केवल +2 दर्शाता है। क्यों? क्योंकि इसमें से भैया S से इलेक्ट्रॉन निकलता है, D से इलेक्ट्रॉन निकालना तो बहुत ऊर्जा लगता है। लेकिन ऐसे तत्व जिसमें D में अर्धपूर्ण या पूर्ण नहीं है, मतलब पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं भरे हैं, तब वहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से उत्सर्जित हो सकता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है, जिसके कारण परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। मेन है बच्चों N-1 D कक्षक अर्धपूर्ण होना, N-1 D कक्षक पूर्ण ना भरा और रिक्त D कक्षक उपस्थित होना बच्चों, रिक्त D कक्षक, ठीक है, याद रखना। रिक्त D कक्षक के कारण मतलब यहां पर बच्चों, यहां पर आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है जिससे निकालना आसान होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। देखो बच्चों, संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि N-1 D कक्षक तथा NS कक्षक के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बहुत ऊर्जा अंतर नहीं होती, जिसमें से D कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करने लग जाते हैं और इलेक्ट्रॉन भी कार्य करने लग जाते हैं। इन तत्वों में Mn अधिकतम परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है। अब आप कहे सर ये कुछ कहानी समझ में नहीं आया, क्या बक दिए? चलो कोई बात नहीं भाई, थोड़ा समय दो। मैंने क्या कहा कि अंतिम संक्रमण तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन N-1 D कक्षक में ही प्रवेश करेगा, ये सबको पता है। N-1 D कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। कहां बच्चों? N-1 D कक्षक में, ठीक है सर। अब जब N-1 D कक्षक में प्रवेश करता है तो उसके पहले 4s में भी इलेक्ट्रॉन भरता है। 4s में आपका अधिकतम बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना। इसमें आपका बच्चों 1 से 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब इनकी जो ऊर्जा है वो लगभग समान है। तो जब बच्चों हम अवक्रिया की बात करते हैं, किसी तत्व के साथ संयोग की बात करते हैं, तो बाह्यतम कोष पहले जाकर अटैक करता है, लेकिन समान ऊर्जा होने के कारण यहां के भी इलेक्ट्रॉन भागीदारी लेते हैं। मतलब N-1 जैसे 3D है तो 3D का भी, और 4s तो 4s का भी। मान लीजिए 4D होता, 5s होता तो यहां का भी। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे हम N-1 D कक्षक की बात करते हैं और N-1 D और बच्चों NS, इनकी जो ऊर्जा है लगभग समान है। इस कारण से बच्चों जब भी कोई यौगिक बनता है तो NS कक्षक के साथ साथ N-1 D कक्षक भी है ना संयोग करने में मदद करते हैं, यानी इसके भी इलेक्ट्रॉन बच्चों है ना NS के साथ साथ संयोजी इलेक्ट्रॉन की तरह कार्य करने लग जाते हैं। इस कारण से परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बच्चों, जिसमें आपका मैग्नीज जो है +7 आक्सीकरण अवस्था दर्शा सकता है। अब ऐसे ही बच्चों संक्रमण धातु आसानी से मिश्र धातु क्यों बना लेती है? इसके पीछे रीजन वही है बच्चों कि संक्रमण धातु पिघली हुई अवस्था में एक दूसरे में मिश्रणीय है, ये पिघली हुई अवस्था, ठीक है बच्चों, तथा विभिन्न संक्रमण धातुओं के मिश्रण को ठंडा करने पर मिश्र धातु बनती है। मतलब दो धातु को आपस में मिला देते हैं तो मिश्र धातु आसानी से बन जाता है। क्यों? संक्रमण धातुओं का आकार लगभग समान होता है बच्चों, है ना। क्रिस्टल जालक में एक धातु परमाणु दूसरे धातु परमाणु से आसानी से विस्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार मिश्र धातुएं बनती है। जैसे क्रोमियम को निकिल में विलेकर क्रोमियम निकिल मिश्र धातु बनाया जाता है। मिश्र धातु अपनी जनक धातु की तुलना में अधिक कठोर होता है, उच्च गलनांक वाली तथा अधिक संक्षारण प्रतिरोधी होता है। देखो बच्चों, अब आपको यहां पे कैसे याद करना है, संक्रमण धातुएं आसानी से मिश्र धातु क्यों बनाते हैं। देखो बच्चों, आप लोगों ने अभी इसके पहले पढ़ा कि N-1 D कक्षक, सबसे पहली बात तो भाई दो धातु आपस में जुड़ेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, तो N-1 D अयुग्मित कक्षक है। दूसरा कंडीशन ये है कि जो संक्रमण धातु है बच्चों, जैसे 3D में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते जा रहा 4D में प्रवेश करते जा रहा है, तो लगभग आकार क्या है, समान है, जिसके कारण आसानी से एक दूसरे को धक्का दे करके दोस्ती बना लेते हैं, एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं, ठीक है बच्चों। संक्रमण धातुओं का आकार लगभग जो है समान है। भाई देखो, एक जालक का निर्माण होता है। जालक का निर्माण कैसे कहलाता है बच्चों? जैसे ही परमाणु, जैसे मान लीजिए एक परमाणु है, ये दूसरा परमाणु, तीसरा परमाणु, चौथा परमाणु, फिर यहाँ पे एक परमाणु है, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है, तो इनको यदि हम मिला दें बच्चों तो एक जालक बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? जालक बन जाता है। क्या बन जाता है? एक जालक बन जाता है। अब ये जालक है, इसमें कोई दूसरा धातु आकर के बोला, हे भैया तू हटो यहां से,
और तू हटो मैं यहां पे जुड़ जाऊंगा। दूसरा आया भैया तू हट मैं जुड़ जाऊंगा। तो इनका आकार लगभग समान है, तो एक दूसरे को आसानी से विस्थापित कर देते हैं और आसानी से मिश्र धातु बना लेते हैं। जैसे क्रोमियम और निकिल आपस में मिलकर के क्रोमियम निकिल का मिश्र धातु बनाते हैं। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। यहां पे Fe2 पॉजिटिव आयन की त्रिज्या Mn2 पॉजिटिव आयन की त्रिज्या से कम होती है, क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है समझना बच्चों। आपको मैंने बताया था कि Mn2 पॉजिटिव में 3D में 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और Fe2 पॉजिटिव में 3D में 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी, आकर्षण ज्यादा होगा, त्रिज्या कम हो जाएगा। बढ़िया है। Fe का परमाणु क्रमांक 26, Mn का परमाणु क्रमांक 25 से अधिक है, ठीक है। अधिक परमाणु क्रमांक होने के कारण नाभिक में प्रोटॉन की संख्या अधिक होती है, फलतः नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच वाले आकर्षण बल उतना अधिक प्रबल होगा। प्रबल आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन मेघ को भीतर की ओर खींचता है, जिससे आकार में कमी होती है। इसलिए Fe2 पॉजिटिव आयन की त्रिज्या Mn2 पॉजिटिव आयन की त्रिज्या से कम होती है। अब यह कहानी इतना आसान नहीं है, थोड़ा समय लग रहा है, ठीक है भाई। समय लगेगा, क्लासेस लंबा चलेगी, क्योंकि भाई हम आज मैराथन क्लास लेकर आए हैं, तो यूं आसानी से हम नहीं जाने वाले। मेरे कहने का मतलब Fe आपका है बच्चों, इसका परमाणु क्रमांक आपका 26 है। Mn है बच्चों, परमाणु क्रमांक इसका 25 है। सही है क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d6 4s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 4s2। अब बच्चों जब परमाणु की बात करते हैं तो नाभिक में यहां पे 25 प्रोटॉन है, नाभिक में 26 प्रोटॉन है, ठीक है। बाह्यतम कोश में 26 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर बाह्यतम कोश में 25 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका आकर्षण ज्यादा होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ज्यादा है, तो नाभिक के प्रति भाई कोश उतना ही है बच्चों। 3d यहां भी है, 3d यहां भी है, 4s यहां भी है, यहां भी है, ठीक है, दोनों जगह है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन अधिक है बाह्यतम कोश में, ठीक है ना। कोशों में इलेक्ट्रॉन अधिक है और नाभिक में प्रोटॉन अधिक है, तो आकर्षण ज्यादा होगा, ठीक है। नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच नाभिक से आकर्षण ज्यादा है कि नहीं है, जिसके कारण ये आंशिक रूप से आकार में कमी हो जाती है इसकी अपेक्षा। इसलिए बच्चों आयरन की त्रिज्या थोड़ी सी कम होगी और इसकी अपेक्षा इसमें आकर्षण थोड़ा सा कम होगा तो इसमें भी परमाणु के त्रिज्या में कमी होना, परमाणु के आकार में कमी होना, लेंथेनाइड के तत्वों के आकार में कमी बच्चों लेंथेनाइड संकुचन कहलाता है। तो यहां पे लेंथेनाइड संकुचन तो हो रहा है, लेकिन Fe में ज्यादा संकुचन क्यों हो रहा है? क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है और इन बाह्यतम कोशों में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। यही चीज यहां पर लिखा गया है कि आयरन में टोटल परमाणु क्रमांक 26, जब 26 है तो भाई साहब प्रोटॉन नाभिक में 26 है, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 26 है, नाभिक का आकर्षण बल प्रबल है, आकार में थोड़ी सी ज्यादा कमी आ जाती है। वहीं पे जब हम Mn की बात करते हैं तो परमाणु क्रमांक 25 है, प्रोटॉन की संख्या 25 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 25 है, नाभिक का आकर्षण बल थोड़ा सा कम है ना बच्चों। इसलिए थोड़ा सा आकार इसका कम होता है और इसका और ज्यादा कम हो गया, है ना, ये चीज होता है। तो आयरन की त्रिज्या कमी होने का मेन कारण है बच्चों लेंथेनाइड संकुचन, है ना। ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोटॉन होने के कारण से आकार में ज्यादा कमी होती है। चलो बच्चों मजा आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं यार क्लासेस आपको भी धमाकेदार लग रहा होगा। थोड़ा सा यार वीडियो को शेयर कर देना यार, थोड़ा सा प्यार सपोर्ट बनाए रखो यार, है ना। मजा कब आता है? जब आपका बढ़िया प्यार रहता बच्चों की हाँ सर आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। संक्रमण धातुओं में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है, समझाइए। संक्रमण धातुओं में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति क्यों होती है? देखो बच्चों कोई भी धातु संकुल यौगिक कब बना सकता है? जब वो किसी भी आयन से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सके। अब चूंकि संक्रमण धातुओं में 3D की बात करें चाहे 4D की बात करें, तो ऐसे धातु जिसमें रिक्त डी कक्षक उपस्थित होगा जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता रखेगा, वो आपका बच्चों संकुल यौगिक बना सकता है। तो जो कि डी में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो रिक्त डी कक्षक होते हैं बच्चों, है ना। तो यही कारण होता है कि जो संक्रमण धातु है संकुल यौगिक बनाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि इसमें रिक्त डी कक्षक है। रिक्त डी कक्षक क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सकता है। देखो बच्चों यहां पर दूसरा कारण है, लिगेंडो द्वारा दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने के लिए इन तत्वों में आयनों में रिक्त ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए ये संकुल यौगिक बनाने की क्षमता रखते हैं। इन तत्वों में आयनों का आकार कम
तथा नाभिकीय आवेश उच्च होता है, जिसके कारण ये आयन अणु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दो कारण है लैंथेनाइड धातुओं में संकुल यौगिक बनाने के, दो कारण हैं। पहला, आकार बड़ा है और बड़े हैं तो आसानी से किसे खींच सकते हैं। आप अपने घर समाज में देखना, जो थोड़ा सा पूंजी वाला होगा तो वो गरीब आदमी को आसानी से दबाए रहता है और उससे जो चाहता है उससे वो काम करवाता है। ये आप गांव में देखने को मिल जाएगा। अपने आसपास ही देख लेना, कोई बड़ा पैसे वाला होगा आपका दोस्त तो वैसे भी बड़े बड़े बातें करेगा, ऊंची चीजें फेंकेगा, लेकिन वहीं पे एक छोटा सा तमका का गरीब बच्चा है आपके साथ तो वो कुछ भी ज्यादा बात खींच पाच के बताएगा नहीं भैया, वो बिल्कुल साधारण बना रहेगा। ऐसे ही संकुड़ा धातु बड़े आकार के उच्च नाभिकीय आवेश वाले होते हैं। बोले तू आजा मेरे पास, और आसानी से यौगिक का निर्माण करते हैं। दूसरी बात, इनमें अपने घर में बैठाने के लिए पर्याप्त जगह भी रहता है। अमीरों के घर में जाओ देखो, एक गरीब व्यक्ति 3 कमरा बनवा लिया, थोड़ा सा आंगन, थोड़ा सा पर्ची बन गया बच्चों, इन्हीं घर के सामने वाला पोर्च तो बहुत पर्याप्त है। लेकिन बड़े आदमियों के घर में देखो भैया, एक हॉल होगा, एक टीवी रूम होगा, एक किचन है, एक गेस्ट रूम होगा, एक बेटे का रूम होगा, एक बाबा का रूम होगा और एक पिताजी का रूम होगा, एक स्टोर रूम होगा, ऐसे रूम, और एक पार्किंग हॉल है। मतलब दुनिया भर का हाल है। तो डी में यही होता है संकुड़ा धातुओं में। रिक्त डी का अच्छा है, कोई भी आज भैया मेरे साथ बैठ जाओ, और बैठ जाता है तो आसानी से यौगिक बन जाता है। तो दो फैक्ट है जो आपको याद हो गए होंगे। इसके बाद बात करते हैं बच्चों जिंक, कैडमियम और Hg। ये सबसे घातक है, ये संकर्ण धातु के गुण नहीं प्रदर्शित करते हैं, इसमें ये बोला गया है। अब आपको लगेगा सर ये कैसे हो सकता है, ये तो सभी संकर्ण धातु है। देखो बच्चों, जिंक में होता क्या है, जिंक में 3d10 और 4s2 इलेक्ट्रॉन। जब हम कैडमियम की बात करते हैं तो 4d10 और 5s2 इलेक्ट्रॉन। जब बच्चों हम Hg की बात करते हैं तो इसमें आपका ये D है ना सर, 5d10 इस बार और 6s2 इलेक्ट्रॉन। और D में पूर्ण कक्षक, मतलब D में पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन है, रिक्त D कक्षक नहीं है। पूर्णतः युग्मित है बच्चों, पूर्णतः मतलब बिल्कुल भी आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन इसमें हम नहीं भर सकते। जबकि डी कक्षक या डी ब्लॉक के तत्वों की परिभाषा यह है कि ऐसे तत्व जिनमें n-d उपकोष आंशिक रूप से भरे हों उन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। मतलब कुछ ना कुछ रिक्त ऑर्बिटल्स होने चाहिए। संक्रमण धातु तभी कहलाएगा जब उसमें कुछ ना कुछ रिक्त ऑर्बिटल्स हो बच्चों। लेकिन जिंक, कैडमियम और Hg एक ऐसे तत्व हैं जिसमें डी में पूरा पूरा, जैसे देखो बच्चों जिंक में 3d10, कैडमियम में 4d10 और Hg में 5d10 है। और जब इसमें डी में कोई रिक्त कक्षक है ही नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, तो संक्रमण धातुओं के परिभाषा में नहीं आता, संक्रमण तत्वों के परिभाषा में नहीं आता। इसलिए प्यारे बच्चों कहते हैं हम कि जिंक, कैडमियम और Hg संक्रमण तत्वों के गुण प्रदर्शित नहीं करते। जिंक, कैडमियम, Hg, दिमाग लगाओ, ऐसे तत्व जिनमें n-1d उपकोष आंशिक रूप से भरे होते हैं उन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। लेकिन जब जिंक की बात करते हैं, कैडमियम की बात करते हैं, Hg की बात करते हैं बच्चों, पारे की बात करते हैं, तो इसमें ऐसा कोई भी है ना, तीनों में से कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जिनमें डी आंशिक रूप से भरे हों, पूर्ण भरे हैं, इसलिए ये संक्रमण तत्व नहीं माने जाते। अगला प्रश्न बच्चों याद करने वाला तत्व है। टाइटेनियम तत्व की बात करें तो आश्चर्यजनक क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि ये सबसे अजूबा होगा, अलग होगा, बेहतर होगा, इसलिए आश्चर्यजनक बोलते हैं। कोई आपके गांव में बाहर से प्रदर्शनी आ जाए, बढ़िया कुछ अलग करके दिखाए, उसको हम अजूबा बोलेंगे। आश्चर्यजनक है बच्चों क्योंकि यह कठोर होता है, उच्च गलनांक वाली धातु है, यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है, संक्षारण प्रतिरोधी है, इसका उपयोग टैंक, तोप, बंदूक, रक्षात्मक कवच के लिए करते हैं, इसलिए आश्चर्यजनक धातु है। मतलब इसका बेहतर उपयोग है बच्चों, इसका बेहतर उपयोग है, ठीक है। तो इसको हम आश्चर्यजनक धातु कहते हैं क्योंकि यह कठोर भी है बच्चों, उच्च गलनांक वाली धातु है, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक भी है, संक्षारण प्रतिरोधी भी है। संक्षारण प्रतिरोधी मतलब संक्षारण से रोकता है ना, मतलब इसको आसानी से कोई संचारित नहीं कर सकता। इसका उपयोग टैंक, तोप, बंदूक, रक्षात्मक कवच बनाने के लिए करता है बच्चों, इसीलिए इसको हम टाइटेनियम को आश्चर्यजनक धातु कहते हैं। अभी कहानी खत्म नहीं हुई बच्चों, बड़ा लंबा चौड़ा क्लास है यार आज का, ठीक है। चलो अब इसकी कहानी देखना। टाइटेनियम का है एक यौगिक TiO2 श्वेत है, जबकि TiCl3 बैंगनी है। क्यों? मतलब TiO2 जो है श्वेत है, मतलब ये रंगीन नहीं है, और TiCl3 बैंगनी है। क्यों? अब वही कारण है ना, आपको बताया था
कि यदि जिसमें अयुग्मित डी कक्षक होंगे, ठीक है, अयुग्मित डी कक्षक होंगे बच्चों, तो वो डी संक्रमण कर पाएगा और रंगीन आयन बनाएगा। बोले सर इसको हम समझेंगे कैसे, ये तो हम समझ ही नहीं पाए। देखो बच्चों, TiO2 मतलब जब ये टूटेगा बच्चों तो Ti4 पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 2 ऑक्सीजन जुड़ा है तो 4 इलेक्ट्रॉन दे रखा है। Ti4 में टूटेगा, ठीक है। TiCl3 में यदि हम इसके बात करें बच्चों तो Ti3 पॉजिटिव है। कितना पॉजिटिव? Ti3 पॉजिटिव है। अब टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक 22 होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d2 और 4s2। जब हम टाइटेनियम 4 पॉजिटिव की बात करेंगे तो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन चलेंगे, 3d में 0, 4s में 0, और जिसमें d में रिक्त d ऑर्बिटल्स नहीं है, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो रंगहीन होगा। क्या होगा बच्चों? रंगहीन। मतलब ये जो बनाया था Ti4 पॉजिटिव, ये रंगहीन होगा, श्वेत होगा। लेकिन जब Ti3 पॉजिटिव की बात करते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो d में 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, और इसी से बच्चों डी संक्रमण होगा। ये इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा, मतलब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाएगा। जब नाचे कूदेगा फुदक फुदक के डमाडम, तो भैया नाच कूद में ही तो ऊर्जा अवशोषण होता है और फिर रंगीन आयन बनता है। ठीक है, समझ में आया कुछ? कि TiO2 में Ti4 पॉजिटिव है, मतलब D का और S का दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, मतलब भैया 2 इसके 4 इलेक्ट्रॉन संयोग हो गए। अब D में कुछ बचे ही नहीं है। जब D में कुछ नहीं बचा तो डी संक्रमण संभव ही नहीं है। लेकिन जब Ti3 पॉजिटिव है, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव में, तो D में 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है, जो फुदक के डांस करता है। इस कारण से बच्चों रंगीन आयन बनाता है। Ti देखो बच्चों, TiO2 में Ti4 पॉजिटिव अवस्था में होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d 0 है, D में 0 है। और भैया इसमें अयुग्मित डी कक्षा की डी इलेक्ट्रॉन के अभाव में डी संक्रमण नहीं होता है। अब जब डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कहां से संक्रमण होगा? जबकि इसलिए TiO2 श्वेत है, जबकि TiCl3 में टाइटेनियम 3 पॉजिटिव है। और जब 3 पॉजिटिव में बच्चों 3d में 1 इलेक्ट्रॉन है, और अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें डी संक्रमण पाया जाएगा, इसलिए रंगीन आयन होगा। बस खत्म, समझ रहे हो? संक्रमण धातुओं की प्रथम पंक्ति में क्रोमियम तक अनुचुंबकत्व बढ़ता है। अनुचुंबकत्व का बढ़ना मतलब अयुग्मित, जैसे देखो भाई साहब बताता हूं, और फिर घटने लग जाता है। क्यों? क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या लगातार बढ़ती जाती है, फिर युग्मित होने लग जाते हैं, बस खुद, और कुछ नहीं है इससे। अब इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा एक रूपरेखा तैयार करते हैं। ठीक है बच्चों, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं बच्चों तो यहां से चलते हैं 3d1 4s2, फिर बच्चों 3d2 4s2, 3d3 4s2, 3d4 की जगह 5 हो जाता है, फिर 4s1। ये बच्चों इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है। फिर इसका बच्चों, ये इसका था ना, इसका हो जाएगा 3d5 4s2। अब देखना बच्चों, पहले 1 अयुग्मित था, 2 अयुग्मित, 3 अयुग्मित, फिर 5 अयुग्मित, यहां भी 5 अयुग्मित हुआ। आगे बढ़ेंगे तो 3d में 6 अब युग्मित होने लगेगा। मतलब भाई देखो 5 कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। पहले 1 इलेक्ट्रॉन था, फिर इसमें गए तो 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आगे 3, फिर सीधे 5, तो 5 अयुग्मित है। मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होंगे चुंबकीय गुण उसका उतना अधिक होगा, और आगे बढ़ेंगे तो युग्मित होगा, फिर चुंबकीय गुण कम, फिर आएंगे 3d7 हो जाएगा, फिर युग्मित हो जाएगा, और मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने लग गई तो चुंबकीय गुण भी कम होने लग गया। यू नोट कर रख लो। मतलब जब हम प्रथम पंक्ति में क्रोमियम तक जाते हैं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या वृद्धि होती जाती है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या वृद्धि होने के कारण प्यारे बच्चों चुंबकीय गुण का मान बढ़ता जाता है, अनुचुंबकत्व बढ़ता है। लेकिन फिर जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो युग्मित इलेक्ट्रॉन प्रारंभ हो जाते हैं। इसके कारण से इलेक्ट्रॉन युग्मित होने लग जाते हैं, जिस कारण से बच्चों अनुचुंबकत्व का मान घटने लगता है। यही कारण है बस। संक्रमण धातुओं की प्रथम पंक्ति में क्रोमियम से 3d5 तक यानी क्रोमियम तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या लगातार बढ़ती है, फिर युग्मन प्रारंभ हो जाता है ना। और बच्चों मैंने आपको कहा कि जितने ज्यादा डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उतना ही अनुचुंबकत्व का गुण होगा।
ठीक है, क्योंकि भाई अनुचुंबकत्व का मतलब आकर्षण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो खींचने का ताकत अधिक, और जब खींचने का ताकत अधिक तो बच्चों सिंपल है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक होने चाहिए। फैक्ट की चीजें आपको क्लियर हुई होगी। चलते हैं बच्चों अगले यौगिक में। अगले यौगिक में पहुंच गए भैया, यौगिक शब्द देखकर यौगिक बोल दिया। अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न देखो, और मजे की बात है बच्चों, अभी 3-4 क्वेश्चन और बच्चे फटाफट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन तो पढ़ लिए बच्चों आप लोग कि संक्रमण धातुओं एवं उनके अनेक यौगिक अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं क्यों। सबसे पहली बात, अभी अनुचुंबकत्व का मान आपने पढ़ा कि डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तभी वो अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाएगा। यदि वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है बच्चों तो अनुचुंबकीय गुण या चुंबकत्व का गुण नहीं होगा। देखो बच्चों, जब किसी यौगिक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यौगिक के भीतर का चुंबकत्व बाहरी चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है। यदि भीतर का चुंबकत्व बाहरी चुंबकीय क्षेत्र का साथ देता है तो उसे अनुचुंबकीय गुण कहते हैं। यदि यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, क्या बोला मैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो अनुचुंबकत्व प्रबल हो जाता है, अर्थात किसी यौगिक के अनुचुंबकत्व की मात्रा उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर निर्भर होती है। संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तब वे अनुचुंबकीय होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने सब कुछ समझा दिया, इसमें ज्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि भाई पहले वही क्वेश्चन था। संक्रमण धातुओं की परमाणु विकर्ण की एंथैल्पी उच्च होती है क्यों। देखो भाई, नाभिकीय आवेश ज्यादा होता है, ठीक है, इस कारण से इसकी एनर्जी भी उच्च होगी। संक्रमण धातुओं में उच्च प्रभावी न्यूक्लियर आवेश तथा संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है बच्चों, इसलिए ये मजबूत धात्विक बंध बनाते हैं। परिणाम स्वरूप संक्रमण धातुओं की परमाणुकरण की एंथैल्पी उच्च होती है। सिंपल सा बच्चों, आप सबको पता है कि संक्रमण धातुओं का परमाणु भार क्या होता है, अधिक होता है, और जब परमाणु भार अधिक होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है, जिसके कारण से बंध जो बनता है वो मजबूत होता है, बहुत ही प्रबल होता है, जिसके कारण बच्चों परमाणुविकरण की एंथैल्पी उच्च होती है। इसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते हैं क्यों। देखो, इसके पीछे मैं रीजन बताता हूं। जैसे मान लो 3D में ही इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, इसमें कितने कक्षक होंगे, तो सर 5 कक्षक होते हैं। बिना सोचे समझे आप 5 कक्षक बना दो। इसको हम 2 ऊर्जा स्तर में बांटते हैं, एक तो निम्न ऊर्जा स्तर और एक बच्चों उच्च ऊर्जा स्तर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जाते हैं, ये निम्न ऊर्जा स्तर था बच्चों और ये उच्च ऊर्जा स्तर पर था, तो ये एनर्जी लेता है दृश्य प्रकाश से। दृश्य प्रकाश में कई रंग होते हैं, तो कुछ रंगों को अवशोषित कर लेगा और जिन रंगों को अवशोषित नहीं करेगा वो रिफ्लेक्ट कर देगा, वही रंग हमें दिखाई देता है। इसी कारण से कहते हैं कि संक्रमण धातुएं रंगीन यौगिक बनाते हैं। फिर से समझना, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाते हैं तो उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो दृश्य प्रकाश के कुछ रंगों को अवशोषित कर लेता है और जिस रंगों को उत्सर्जित नहीं करता वही रंग हमें दिखाई देता है, इसलिए हमें वो रंगीन आयन के रूप में दिखाई देता है। अब इस कहानी को पढ़ो। संक्रमण धातु आयनों का रंग अपूर्ण रूप से भरे हुए N-1 डी कक्षक के कारण होता है। संक्रमण धातु आयनों में जिनमें डी इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन का एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में संक्रमण होगा, मतलब एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में जाएंगे। इस संक्रमण के समय दृश्य प्रकाश के कुछ विकिरणों को अवशोषित करता है तथा शेष विकिरण को रंगीन प्रकाश के रूप में उत्सर्जित कर देता है, अतः आयन का रंग उसके द्वारा अवशोषित रंग का पूरक होता है। उदाहरण के लिए बच्चों, ये जो आपका कॉपर H2O का होल 6 है, 2 पॉजिटिव आयन नीला दिखता है क्योंकि यह दृश्य प्रकाश का लाल रंग को इलेक्ट्रॉन के उत्तेजना के लिए अवशोषित करता है और उसके पूरक नीले रंग को उत्सर्जित कर देता है। कुछ समझ में आया बात को, कि संक्रमण धातु में रंगीन आयन बनने का कारण है रिक्त डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन, मतलब एक प्रकार से बच्चों ऐसा कहते हैं कि अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन है ना। अब मैंने डी संक्रमण के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर कूदने की कोशिश करेंगे तो ऊर्जा का ग्रहण करेंगे, और जब ऊर्जा ग्रहण करेंगे बच्चों तो कुछ रंग अवशोषित कर लेते हैं, लेकिन जिसको नहीं कर पाते उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे हमें रंगीन दिखाई देता है। इस कारण से बच्चों कुछ यौगिक है Cu4 पॉजिटिव नीला, Mn2 पॉजिटिव बैगनी, Fe2 पॉजिटिव हरा, Cr3 पॉजिटिव बैगनी, Mn3 पॉजिटिव गुलाबी, Fe3 पॉजिटिव पीला, ये रंग दिखाई देता है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। और ये वाला क्वेश्चन बच्चों इसका आंसर गलत है। इसमें आंसर जानते कौन से लिख गया, संक्रमण धातु में उनके यौगिक अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, इसमें आंसर लिख गया कि अच्छे संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, जो कि मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, चलो, तो आज का मैंने बहुत ज्यादा
लंबा क्लास ले लिया, लेकिन यार आप लोगों को भी मजा आया होगा। और जिन्होंने पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बोर्ड एग्जाम में सीधा छपेगा बच्चों, बेहतर मेहनत करते रहो, है ना। जय हिंद, वंदे मातरम।